गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अगेन हम आज लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ऐसा हम लोगों ने पिछली बार ब्रीफ किया था, फिर भी मैं इस फिनोमिना को एक बार आप लोगों से दोबारा शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई एक कॉइल है, नॉर्मल पैरामीटर्स इसके अपनी कोई रेडियस होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होंगे, इसमें से कोई करंट आई फ्लो कर रही होगी। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो करंट आई होगी वो कैसी होगी, वेरिंग होगी, जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होगी। बेसिकली ये कंटिन्यूस चेंज हो रही है, या मैं कह सकता हूं सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एसी ले लेता हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट्स ले लेता हूं, तब भी ये वेरिंग करंट ही कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ वेरिंग करंट होगी तो इससे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे हम लोग म्यू नॉट एन आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस करंट भी फ्लो करेगी, और इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नो डाउट इस तरह से होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेगी जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हो रही है। कॉज क्या था, जो इनिशियल करंट मैंने यहां पे फ्लो करा रखी थी जिसमें वेरिएशंस हो रहे थे, तो नो डाउट ये कॉइल अपने अंदर होने वाले किसी भी करंट चेंज को अपोज करेगी। अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब कॉन्सेप्ट आता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का। तो नो डाउट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कहां से आता है कैसे आता है ये बात जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमने क्लियरली मेंशन किया फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। मैं समझता हूं अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने यहां शुरुआत जो की थी वो शुरुआत की थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा। अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फाई के बराबर होगा। बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मैं कर दूं तो फ्लक्स जो है वो जो फ्लोइंग करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा हमने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया। डिस्टेंस इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया जिसको कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं। ये कैपिटल एल ही हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। अब बात आती है इसको डिफाइन करने की, इसकी यूनिट्स की, डायमेंशंस की एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो मेरे पास जनरल इक्वेशन है उसका एक बार क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मेरे पास ईएमएफ आ जाएगा। मैंने यहां भी आपको करके दिखाया था, मैंने डाला ईएमएफ ई इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी, वैल्यू डाल दी तो दैट इज एल डी आई ओवर डी टी। अब ये माइनस का साइन एक फालतू आ गया, ये कहां से आ गया, नो डाउट ये माइनस का साइन लेंज लॉ से आया है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हुआ है। तो आई होप सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डिफाइन आप लोग यहां से लिख पाएंगे। सेपरेट करेंगे एल इक्वल्स टू ई ओवर डी आई ओवर डी टी, माइनस का साइन को फिर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया एक तरीके से क्योंकि वो डायरेक्शन दे रहा था। अगर मैं यूनिट्स डालता हूं तो ईएमएफ की यूनिट वोल्ट, डी आई चेंज इन करंट है यानी एम्पियर, dt यानी चेंज इन टाइम है, एस इनवर्स। नो डाउट इन सबको मैंने रिजंबल किया तो मेरे पास आ गया वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। इस वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को साइंटिस्ट हेनरी के नाम पर हम लोग 1 हेनरी कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा साइंटिस्ट हेनरी है तो कैपिटल एच से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। इवन दैट हम लोग इसको वेबर पर एम्पियर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही क्वांटिटी के लिए, एक ही कोफिशिएंट के लिए बहुत सारी यूनिट्स आ रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नो डाउट ये एसेंशियल हो जाता है कि मुझे सारी यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। पता कैसे लगेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, नानी के घर जाते हैं, हर साल जाते हैं, हर 6 महीने में जाते हैं,
सारे गली मोहल्ले वहां के बच्चे, दोस्त, मामा के बच्चे, उनके दोस्त, दोस्तों के दोस्त, सब हमारे परिचित हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंटिन्यूअस वर्क करेंगे, सारी चीजों को कंटिन्यूटी में पढ़ते रहेंगे, तो सारी यूनिट्स भी आप लोगों को उसी तरीके से फैमिलियर हो जाएंगी। बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नथिंग इज शॉर्टकट हियर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट यूनिट्स के बारे में मैंने बात की। तो 1 हेनरी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 1 वेबर पर एम्पियर से। अब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं डायमेंशन एनालिसिस भी बड़ा आसान सा काम हो जाता है अगर मुझे बेस क्वांटिटीज के बारे में पता हो तो। डियर स्टूडेंट्स, यहां बेस क्वांटिटीज के बारे में हमने दे रखा है, जरा देखते हैं। n इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहां से phi/i, phi को मैंने b into a लिख दिया, i अपनी जगह पे है। अब ये जो b into a है, इस b को मैंने कहीं ना कहीं सेपरेट किया है f इक्वल्स टू qbb sin थीटा में से। तो मैंने सिंपली यहां से b को सेपरेट किया, तो f अपॉन qb sin थीटा ये मेरा नीचे आ गया, a अपॉन i अपनी जगह पे आ गई। धीमे धीमे करके ये सॉर्ट आउट होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। फोर्स की डायमेंशंस याद है, mlt-2 है। अब कोई स्टूडेंट जिसको फोर्स की डायमेंशन याद नहीं है, भैया इसको भी आप लोग मास इनटू एक्सीलरेशन में ब्रेक कर सकते हो, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम में कर सकते हो, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में कर सकते हो, व्हाटएवर सो आप जिस लेवल तक जा सकते हो। एरिया L2 होता है, सब जानते हैं। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कहां पे, यहां I में। तो एग्जैक्टली I इज कूलम पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्लेस हियर। तो आप लोग इसको डाल सकते हैं क्या, ml2t-2 ओवर AA, यहां से आपकी डायमेंशन एनालिसिस निकल के आ गई। अब देखिए, ये सारी चीजें रेयरली आप लोगों से डिस्कस होती हैं, लेकिन इनकी जरूरत आपको हर जगह पे पड़ती है। कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, हर किसी के अंदर पड़ेगी। तो जितना फंडामेंटल आपका क्लियर होगा, जितनी क्वांटिटीज की इंटर रिलेशनशिप आपको क्लियर होगी, उतना ही किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी क्वेश्चन को लगाने में आपको आसानी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अब यहां इसका एक एप्लीकेशन है, क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो नो डाउट वो सिलेबस में ये पूरा टॉपिक कहीं भी नहीं देता, वो सिर्फ कहता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब भैया किसकी, ऑब्वियसली सेल्फ इंडक्टेंस है तो वो सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करेगी, या सोलेनॉइड ही सेल्फ इंडक्टेंस दे सकती है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो 2 म्यूचुअल सोलेनॉइड्स हम लोगों को कंसीडर करनी होंगी। तो देखिए, अब डिपेंड करता है, अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हो तो ये आपको करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका 60, 65, 70% से काम चल जाएगा तो छोड़ दो। फिजिक्स को आसान बनाने का तरीका यही है कि आप उसमें से बहुत सारी चीजें छोड़ते चले जाओ। जितनी ज्यादा पढ़ोगे कॉम्प्लेक्शन होता चला जाएगा। लेकिन अगर उस कॉम्प्लेक्शन पे आप लोगों ने महारत हासिल कर ली तो मैं समझता हूं आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये सोलेनॉइड क्या है, ये बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा सोलेनॉइड के बाद में कि आइडियल सोलेनॉइड क्या है, और आइडियल सोलेनॉइड के बाद फिर हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैं सोलेनॉइड की बात करता हूं, हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक इंसुलेटेड वायर है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इंसुलेटेड वायर है और मैंने इसको स्पाइरल बना दिया है। इसको मैं क्या कह सकता हूं, सोलेनॉइड कह सकता हूं। ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो क्या है, आइडियल सोलेनॉइड की बात बड़ी सिंपल सी है। एक ऐसी सोलेनॉइड जिसका क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम से कम है, यानी इसकी जो रेडियस है वो कम से कम है, लेंथ इसकी एप्रोप्रिएट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है, मेरे पास काफी ज्यादा है। यानी एक ऐसा स्पाइरल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर ज्यादा है, रेडियस कंपैरेटिवली काफी कम है या क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम है, लेंथ एप्रोप्रिएट है, क्या कहलाता है, एक आइडियल सोलेनॉइड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों ने आगे भी याद रखा है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L
and radius r with r is equals to very less than length, यानी जो लेंथ है इसके कंपैरेटिवली रेडियस कंपैरेटिवली काफी कैसा है, कम है। डियर अब इसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना मैं फिर दोबारा एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ध्यान से देखेंगे, जो शुरू में किया था उसी चीज को दोबारा से, और फिर हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। बड़ा आसान सा डेरिवेशन है। सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन हमारा क्लियर होगा तो नो डाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई सोलेनॉइड है, मैंने जानबूझ के थोड़ा मोटा बनाया है जिससे कि आप लोगों को अच्छे से विजिबिलिटी इसकी हो जाए। अब इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना है, n है। इसका जो रेडियस है वो r है, लेंथ इसका टोटल कितना है, l है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएगा वो n इंटू l हो जाएगा। इसमें से वेरिंग करंट फ्लो करा रहा हूं, ध्यान रहे बच्चों, वेरिंग करंट है I। जनरली वेरिंग करंट्स को मैं स्मॉल i से डिनोट करता हूं, तो I क्या है, वेरिंग करंट है। अब जरा देखिए, जब मैं इसमें से करंट फ्लो कराऊंगा, वेरिंग करंट फ्लो कराऊंगा, तो नो डाउट यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है, ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं। n यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जबकि म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है किसका, फ्री स्पेस का। अब मैं अगर इस B को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, फ्लक्स कह सकता हूं। ध्यान रहे बच्चों, फ्लक्स के लिए आप लोगों में से याद होगा यहां कॉस थीटा और आता है, तो थीटा को मैं इनिशियली क्या ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसा ले रहा हूं, सेम ले रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और यही क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन। इस तरह से मेरा मैक्सिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ गया B इंटू ए, जिसको मैं लिखा म्यू नॉट एन आई ए। डियर स्टूडेंट्स, ए क्या है, इसका एरिया है, तो एरिया की बात मैं यहां से कर सकता हूं क्या, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर मैंने मेंशन कर दिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द एंटायर सोलेनॉइड, यानी ये जो पूरी सोलेनॉइड है, इस पूरी सोलेनॉइड से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसे मैं कह सकता हूं यहां पे टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू n इंटू व्हाट, फाई था एक टर्न से रिलेटेड फ्लक्स। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N है, तो टोटल फ्लक्स हो गया n इंटू फाई, या मैं लिख सकता हूं इसको स्मॉल n l फाई। तो इस तरह से ये टोटल फ्लक्स मेरे पास आ गया। वैल्यूज डालता हूं तो ये हो गया फ्लक्स इक्वल्स टू कितना, इसको टोटल फ्लक्स कहते हैं। टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू एन एल फाई। फाई क्या था, फाई था मेरे पास म्यू नॉट एन आई ए, दैट इज म्यू नॉट एन आई ए। तो ये कॉन्सेप्ट था जो टोटल फ्लक्स का था। ये टोटल फ्लक्स अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या, एल आई के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के बराबर अगर प्लेस कर दूं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, एल आई इज इक्वल्स टू एन एल म्यू नॉट और साथ में क्या, एन आई ए। तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर एल म्यू नॉट इंटू ए। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। यहां से छोटा सा डेरिवेशन है, एक बार इसको ग्रेस्प कर लीजिए। एग्जाम में कैसे लिखना है, काफी कुछ चीजें तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, बिना डायग्राम के आपको देना नहीं है, बाकी की चीजें आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, l टोटल लेंथ है, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और a इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा, इसमें आयरन की कोर डाल दोगे, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दोगे पूरे में। जब सॉफ्ट आयरन कोर डाल दोगे तो यहां पे म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और सॉफ्ट आयरन कोर के लिए म्यू आर होता है अप्रोक्सीमेटली 5000, तो आई होप सो 5000 गुना आप इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा सकते हो। अब जरा देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का यहां पे रोल क्या है। एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने निकाल भी लिया, डेरिवेशन में निकाल लिया, ये करता क्या है। एक्चुअली पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा सेल्फ इंडक्टेंस को, जो प्रोसेस मैंने पढ़ाया उसको लेकर के। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue it opposes the cause by which is it oppose the cause by which is it induced।
तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो उस कॉज को अपोज करती है जिस कॉज की वजह से ये इंड्यूस हो रही है या बन रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां कॉज क्या था? वेरिंग करंट। यानी अगर मैं किसी कॉइल के थ्रू वेरिंग करंट फ्लो कराता हूं तो कॉइल की एक प्रॉपर्टी होगी जो इस वेरिएशन इन करंट को रोकने की कोशिश करेगी। उसी चीज को मैं क्या कहूंगा? सेल्फ इंडक्टेंस कहूंगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहूंगा। अब अगर मैं इस चीज को मैकेनिकल सिनेरियो से कंपेयर करना चाहूं तो मैकेनिकल सिनेरियो में इनर्शिया, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसकी पोजीशन ओरिएंटेशन में होने वाले चेंज को अपोज करती है। वही काम यहां सेल्फ इंडक्टेंस कर रही है। क्या कर रही है कि जो कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, चेंज इन करंट फ्लो हो रहा था, उसको अपोज कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग इनर्शिया ऑफ करंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इनर्शिया ऑफ करंट भी कहा जा सकता है। अगर कंपैरिजन की बात करूं, मैं होमोजेनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। एक प्रॉपर्टी मेरे को मास के साथ में या इनर्शिया के साथ में कंपेयर करने के लिए मिल रही है। जैसे इनर्शिया रोल प्ले करता है मैकेनिक्स में, वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस रोल प्ले करता है कहां? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था, एक बार इसको ग्रैस्प कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही काम हम लोगों ने किया। पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात की, फिर फ्लक्स की बात की, फिर एरिया की बात की, फिर हम लोगों ने टोटल फ्लक्स निकाला। तो टोटल फ्लक्स के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। क्या है बच्चों टोटल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट? यहां पे फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज म्यू नॉट NIA इनटू NL। NL क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने यहां पे क्या निकाला? टोटल फ्लक्स निकाला, और सिंपली इस टोटल फ्लक्स को हम लोगों ने प्लेस कर दिया है किसके बराबर? जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का कांसेप्ट आया था, Li के बराबर। यहां से L हमने निकाल के दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर n is the total number of turns in the solenoid, then we may write n equals to capital N over L, और इस चीज को मैंने दूसरे फॉर्म में यहां मेंशन कर दिया। आगे म्यू r से मल्टीप्लाई किया है अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ाना चाहता हूं तो ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स मेरे को मिल गया यहां पे। अब मैं जो भी मैंने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, नया कुछ भी नहीं है। यहां से अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंसियरली देखते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या मिल जाता है जरा समझिए। देखिए, ये जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्लो होने वाली करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आई होप सो आप इस चीज को यहां से क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। यहां मैंने निश्चित रूप से इन चीजों को एलोबरेट किया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स लार्जर होंगे तो L ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो L ज्यादा होगा। इसी तरह से कुछ और चीजें भी, जस्ट लाइक हम लोग बात कर रहे थे किसकी? कोफिशिएंट ऑफ हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव परमेबिलिटी की। तो रिलेटिव परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमने सारा कॉन्सेप्ट दे दिया डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग अपने किसी भी एपरेटस में रेसिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो लैब के अंदर हम लोगों को रेसिस्टेंस कॉइल मिलती हैं, लेकिन जो रेसिस्टेंस कॉइल होती हैं उनमें बेसिकली लंबा तार हम लोगों को यूज करना होता है तो कॉइल की फॉर्म में बना देते हैं। अब जैसे ही इसमें से कोई वेरिंग करंट फ्लो करेगी तो सेल्फ इंडक्टेंस और आ जाएगी। ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगी? एक तरीके से ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ करंट शो करेगी। अल्टीमेटली जो इसका एक्चुअल रेसिस्टेंस था वो क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो कॉइलिंग करते हैं वो वायर को क्या करके
180 डिग्री पे घुमा करके फिर इसकी कॉइलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? इसकी कॉइलिंग कर देते हैं। तो इसकी कॉइलिंग करने से, डायग्राम यहां हमने दे रखा है, कॉइलिंग करने से क्या होता है कि एक तरफ का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो दूसरे तरफ के सेल्फ इंडक्टेंस को अपोज करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें से क्लैश हो जाता है, खत्म हो जाता है और हमें प्योर रेसिस्टेंस मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल में जनरली ये क्वेश्चन आप लोगों से वाइवा में डिस्कस हो सकता है कि हम कॉइलिंग क्यों करते हैं डब्ल्यू लेयर वायर को लेकर के। तो आप उसमें बता सकते हैं कि हम सेल्फ इंडक्टेंस के इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल का मतलब दो के बीच में, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस में हमारी सिंगल कॉइल थी, उसी कॉइल के अंदर हम लोग करंट चेंज कर रहे थे और उसी के अंदर हम लोगों को इफेक्ट्स भी मिल रहे थे। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास दो कॉइल होंगी, एक कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड फ्लक्स दूसरी कॉइल में जा रहा होगा, वेरिंग फ्लक्स होगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन उस तरह से होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हुआ है। और कॉज क्या था? पहली कॉइल में होने वाला करंट चेंज। अब मैं डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाता हूं। डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास में यहां पर ये कोई एक सोलेनॉइड है या कॉइल है और इसके बाजू में जो दूसरी कॉइल है वो सपोज ये है बच्चों। अब इसमें से किसी एक को मैं प्राइमरी कहूंगा, दूसरे को सेकेंडरी कहूंगा। सपोज मैं इसको सेकेंडरी कह देता हूं और इसको डियर स्टूडेंट्स कह देता हूं प्राइमरी कह देता हूं। अब प्राइमरी करंट से मैं वेरिंग करंट फ्लो कराऊंगा। तो प्राइमरी कॉइल से जब वेरिंग करंट फ्लो कराऊंगा तो इसकी वजह से मैं यहां पे करंट इसको सपोज I1 कह देता हूं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। B1 की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट N1 और I1। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर तो सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप करेगा ही करेगा, पक्की बात है। इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उसको मैं φ1 कह सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाजू में रखी हुई है दूसरी कॉइल। ये जो दूसरी कॉइल रखी हुई है, नो डाउट इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के थ्रू भी पास होगा। जब इस कॉइल के थ्रू पास होगा तो ऑब्वियस है यहां पे फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स को मैं कह सकता हूं क्या? फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, φ21। फ्लक्स ऑफ 2 सेकंड कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, इसको मैं सेकंड कॉइल कहता हूं, इसको फर्स्ट कॉइल कहता हूं, डजंट मैटर। तो φ21 इक्वल्स टू फ्लक्स जनरेटेड इन सेकंड कॉइल ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड तो लेके आना है आपका पहले वाले का, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, वो यूज करना है किसका? सेकंड कॉइल का। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यूज करना है। अब देखिए इसमें अगर मैं वैल्यू प्लेस करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या? म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए। डियर स्टूडेंट्स, I1 मेरा वेरिंग था, जब वेरिंग था तो ये फ्लक्स भी वेरिंग होगा। जब फ्लक्स वेरिंग होगा तो यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको मैं कह सकता हूं E इज इक्वल्स टू d∅/dt। अब नो डाउट ये चूंकि मेरा वेरिंग है, सर्किट मेरा मान लीजिए कंप्लीट है, तो ऐसी स्थिति में एक इसमें इंड्यूस करंट होगी जिसको मैं I2 कह सकता हूं, दैट इज एग्जैक्टली इंड्यूस करंट। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हो रहा है। कॉज क्या था? कॉज था पहली कॉइल में फ्लो होने वाला करंट। अब ये जो इंड्यूस करंट है ये पहली कॉइल में होने वाले चेंज इन करंट को अपोज करेगा। इसी प्रॉपर्टी को मैं क्या कहूंगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस की जैसी छोटी सी डिफाइन है। क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू नियरबाई प्लेस्ड कॉइल्स बाय वर्च्यू ए कॉइल अपोजेस any change in current in another coil। एक कॉइल अपोज करेगी किसको? दूसरी कॉइल में होने वाले किसी भी करंट चेंज को। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जहां तक मैं समझता हूं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो बड़ा ऑब्वियस सा है कि मैं यहां कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को सीधे सीधे ले सकता हूं। क्या? φ21 is directly proportional to I1।
भैया इसमें जो मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है वो इसमें से फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, phi21 इक्वल्स टू mi1 लिख सकता हूं, where m is the proportionality constant and termed as coefficient of mutual inductance। आई होप तो ये फंडा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके बेसिस पे मैं डिफाइन की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए डायग्राम और भी मजेदार सा है, इस डायग्राम के ऊपर फिर हम लोग एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। आपके पास में ये कोई प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में आप यहां करंट को वेरी करते हो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट या विद द हेल्प ऑफ स्विच। जब इसमें से वेरिंग करंट I1 फ्लो करेगा तो यहां एक मैग्नेटिक फील्ड B1 बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इस दूसरी कॉइल के अंदर जाएंगी, दूसरी कॉइल के अंदर जाएंगी तो दूसरी कॉइल में क्या होगा बच्चों, एक फ्लक्स जनरेट होगा। मैं यहां पे phi2 कह सकता हूं, किसकी वजह से हो रहा है, फर्स्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए phi21 कह सकता हूं। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड B1, ये तो पहले वाले का, और एरिया जो मेरे को लेना है वो इस कॉइल का सेकंड वन का लेना है, A2 लेना है, दैट इज A2। तो phi21 इक्वल्स टू B1 A2। अब नो डाउट ये जो फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो गया वो कैसा है, वेरिंग है। क्यों वेरिंग है, क्योंकि इसमें जो करंट I1 है वो वेरिंग है। जब वेरिंग करंट है तो यहां पे मैं अपॉन dt करके EMF इंड्यूस की बात कर सकता हूं। EMF इंड्यूस को रेसिस्टेंस से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से करंट आ जाएगी। ये करंट कौन सी आएगी, इंड्यूस करंट आएगी। इंड्यूस करंट कहां होगी, इसके अंदर होगी, सेकंड कॉइल के अंदर। अब ये जो फर्स्ट कॉइल में आप करंट चेंज कर रहे थे I1, उसकी वजह से सेकंड कॉइल में क्या आ गया, I2 मेरा इंड्यूस करंट आ गया। अब इस I2 करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हो रहा है, और वो कॉज क्या था, कॉज था फर्स्ट कॉइल में चेंज होने वाला करंट। तो दैट इज ए फिनोमिना। उस फिनोमिना के बेसिस पे एग्जाम में कैसे लिखना है सारी डिफाइन मैंने यहां दे रखी है, रटने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल उसी तरीके से मेरे को डिफाइन देना है। ये देखिए phi is directly proportional to I, phi equals to mi। मैंने वहां पे I1 I2 दोनों लेकर के बता रखे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए है, यूनिट की बात करोगे बिल्कुल एज इट इज, जो कि हम लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस में आया था, प्रॉपर्टी तो वही है, बस नाम अलग हो गया है। अब डिफाइन की बात की तो ये रहा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if an induced EMF of 1 volt is set up in one coil when the current in the neighboring, यानी दूसरी कॉइल की बात कर रहा है, कॉइल changes at the rate of 1 ampere per second। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से ये जो हमारा यूनिट का कांसेप्ट था, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 1 हेनरी को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, नो डाउट देखिए जिन बच्चों को 100% के लिए तैयार करना है वो तो डेरिवेशन तैयार करेंगे, बाकी चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब इस m की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ये बात मैं यहां समझने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। इस डायग्राम को मैं फिर दोबारा से एक बार एलोबरेट करना चाहूंगा और सारी चीजों को ध्यान से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है, जिसको हमने रेड इंक से मार्क कर रखा है, उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स की बात करता हूं। इसको मैं S1 कहता हूं या फर्स्ट कॉइल कहता हूं। लेंथ इसकी मैंने L1 ले ली, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैंने N1 ले लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 जो है वो क्या हो जाएगा, N1 into L1 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूंगा मैं, A1 होगा, इसको मैं लिख सकता हूं पाई R1 स्क्वायर। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा बनेगा उसको मैं B1 कह सकता हूं, और दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब फर्स्ट कॉइल के अंदर जो एक टर्म में फ्लक्स होगा वो होगा phi इक्वल्स टू b इंटू a या B1 A1। टोटल फ्लक्स की मैं अगर बात करूं फर्स्ट कॉइल में, जिसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, चलो जरूरत नहीं है तो छोड़ ही देता हूं, तो ये मेरे पास वो फ्लक्स आ गया जो रेड वाली कॉइल में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ब्लैक वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स। तो देखिए ब्लैक वाली कॉइल के लिए पैरामीटर्स अलग हैं, इसका लेंथ मैं L2 ले लेता हूं, करंट I2 है ही, क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया A2 ले लेता हूं,
और फ्लक्स की बात करता हूं तो देखिए यहां पे फ्लक्स φ2 जो होगा, जो किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, वो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, वो होगा मेरे पास में B1 और A2, यानी मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की वजह से और एरिया किसका कंसीडर होगा, सेकंड कॉइल का कंसीडर होगा। जहां तक cos थीटा की बात है तो मैं जीरो पहले से ही कंसीडर कर रहा हूं, पहले इस तरह से मैंने अलाइन किया हुआ है कि मैक्सिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो। अब B1 की वैल्यू मैं डालता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है म्यू नॉट N1 I1 और ये हो गया A2, ये हो गया मेरे पास φ21 डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरीके से मैं उल्टा कॉन्सेप्ट भी ले सकता हूं, क्या कि अगर मैं वेरिंग करंट I2 कर दूं तो ऐसी स्थिति में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B2 बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड B2 जो मेरी फर्स्ट कॉइल थी उसके अंदर से पास होगा, तो मेरा जो फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल के अंदर φ12 यानी फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 इंटू A1, यानी सेकेंड कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और फर्स्ट कॉइल की वजह से क्या, एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं φ21 और φ12 दोनों की बात कर सकता हूं, लेकिन ये मेरे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए, क्योंकि कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया का कॉन्सेप्ट मुझे लेना होगा। अगर एक कॉइल का एरिया ज्यादा है दूसरी का छोटा है तो निश्चित रूप से मेरे को छोटे वाले एरिया को ही कंसीडर करना होगा। क्यों कंसीडर करना होगा, अगली क्लास में किसी में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इस कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वैल्यू बड़ी आसान सी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए जरा क्या है, ये मैंने R1 R2 ये तो सारा वेरिएबल डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात की है तो V2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 I2 हम लोगों ने कंसीडरेशन में ले लिया। वही चीज है बाकी सारी की सारी। फ्लक्स φ1 की बात की तो देखिए सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और फर्स्ट कॉइल की एरिया मेरे को ऐसे कंसीडर करना है, या ये कहिए कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं कंसीडर करूंगा तो दोनों में से जिसका भी छोटा होगा उसी का मैं एरिया यहां पे कंसीडर करूंगा। अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू M12 इक्वल्स टू φ1 अपॉन I2। ऑब्वियसली जो नॉर्मल सा फॉर्मूला था φ इक्वल्स टू Mi, वहां से मैंने इसको सेपरेट किया है तो इस तरह से मेरे को मिल जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। अब इस फॉर्मूले में दो एक छोटी सी बात है मुझे जरूर कंसीडरेशन में लेनी है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कंसीडरेशन में लेनी है समझिए। देखिए म्यू नॉट तो वैक्यूम के लिए है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। N1 N2 दोनों कॉइल्स के आगे पीछे कैसे भी ले लो, एरिया आपको मिनिमम लेना है और ये लेंथ जो है वो मैक्सिमम लेनी है। क्यों लेनी है ऐसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, समझिए। मान लीजिए एक कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है और दूसरी का छोटा है। अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो देखिए जरा, सिर्फ बीच वाले हिस्से में यही तो मेरा काम करेगा, यही तो मेरा इफेक्टिव होगा, ये तो मेरा बेकार जा रहा है, ये तो मेरा बेकार जा रहा है। इस तरीके से मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दोनों में से जिसका भी कम होगा वो यहां कंसीडरेशन में लेना है। इसी तरीके से लेंथ का भी कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, क्या निकाल दिया, म्यू नॉट N1 N2 ओवर A अपॉन L। चाहो तो इसको आप N1 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिख सकते हो, N1 L1 और दैट इज N2 L2। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला और भी यहां पे मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकाल के दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने यहां निकालने की कोशिश की। अगेन जिन लोगों को 100% तैयार नहीं करना है वो डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, थोड़ा लंबा आप लोगों को लग सकता है। 15 जुलाई नजदीक आने में है, मैंने पहले कहा था। यहां तक आते आते फिजिक्स थोड़ी मुश्किल लगने लगती है, उसका रीजन यही होता है कि पीछे के काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते। और यहां अगर मैं एक छोटे से डेरिवेशन की बात करता हूं तो उसमें पीछे के कई सारे डेरिवेशंस की जरूरत मुझे यहां पे होती है। तो रोड मेमोरी में डालने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या डाल सकते हो, कितना डाल सकते हो, सारी चीजों को समझ के ही चलो, ज्यादा अच्छी बात है। अब मैं यहां बात करना चाहूंगा इसको लेकर के, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। इट डज नॉट मैटर व्हिच वन ऑफ देम फंक्शंस एज द प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों कॉइल्स में से कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले बताया जो जनरल फार्मूला है उसमें मेरे को एरिया जो है वो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है यानी मिनिमम लेना है, और दोनों में से लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो मेरे को कंसीडरेशन में लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कांसेप्ट था म्यूचुअल इंडक्टेंस का।
अब एक छोटा क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है 1 या 2 मार्क्स में, जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में डिफरेंशिएट करने की बात होती है। तो सबसे पहली बात तो आप इनकी डिफाइन ही दे सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ कॉइल सिंगल कॉइल का कॉन्सेप्ट है, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल होनी ही चाहिए कम से कम। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसका हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस में जो सिंगल कॉइल है उसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में शेप और साइज दोनों की ही हम लोगों को कंसीडरेशन में लेनी होगी। अब जिसकी भी एरिया कम होगी वो कंसीडर करनी होगी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो हमें कंसीडर करनी होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। तो आई होप सो आपकी समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल आराम से क्लास को पॉज कर करके देखिएगा। नो डाउट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी कॉन्सेप्ट से हटके है। असली वाली फिजिक्स तो यहां है जहां थोड़ा सा दिमाग हम लोगों को यूज करना है। अब ये जितना भी हम लोग ईएमआई में पढ़ रहे हैं इसका ही यूज करेंगे हम लोग एसी में, यानी एसी तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा फर्स्ट पार्ट था फिजिक्स का उसका एक्सट्रीम आ जाता है, यानी पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जोड़ जोड़ के हम लोग आगे पहुंचे हैं। ऐसे मान लीजिए हमने सबसे पहले बेसमेंट बनाया, फिर पार्किंग बनाई, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाई, सेकंड फ्लोर बनाई, थर्ड फ्लोर बनाई, हम टॉप फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं। और वो टॉप फ्लोर क्या है? 7th चैप्टर एसी। जैसे ही हमारा ये 7th चैप्टर कंप्लीट होगा फिजिक्स का जो मोड है या फिजिक्स का जो टेस्ट है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। हम लोग फिर ऑप्टिक्स की बात करेंगे। ऑप्टिक्स जो है वो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कोरिलेशन नहीं रखता। ये एक अलग बात है कि वेक्टर अलजेब्रा और छोटी मोटी चीजें जो 11th में पढ़ी थी उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें एसी तक हम लोगों की एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को ध्यान से करेंगे, इन सब की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मर भी हम लोगों को पढ़ना है, उसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस ही बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो आप एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे। नो डाउट प्रॉपर नोट्स हैं आपके पास में। जो एमसीक्यू है वो भी एक एक चीज को खोद के आपसे पूछता है। अगर आपका 100% एमसीक्यू ठीक हो जाता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो बड़े सोच समझ के क्वेश्चंस हम लोगों ने जनरेट किए हुए हैं एमसीक्यू के अंदर, जिससे कि हर बात आपसे पूछ ली जाए और हर बात आपको पता हो जाए। तो डियर स्टूडेंट जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट की जहां तक बात है, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करना। एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और नो डाउट उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप लोग उस वक्त के साथ में काम करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग करेंगे। बाकी की बातें अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स की बात हम लोग करेंगे, जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है इसका बेस्ड। ओके।